अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें लास्ट टॉपिक से कंटिन्यू कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। एक चीज गांठ बांध लो, अगर नाइट्रिक एसिड दिख गया तो समझ लो कि रिएक्शन में NO2 का एमिशन होगा ही होगा। ठीक है, अगर पूछ ले कि कौन सी गैस एमिशन हो रही है, इवॉल्व हो रही है, तो NO2 ही होगा। ठीक है, डाइल्यूट केसेस हम पढ़ चुके हैं। अब ये मत समझ लेना कि अगर HNO3 दे रखा है, अब इस रिएक्शन को देखो, I2 दे रखा है और HNO3 दे रखा है। ये मत समझ ले बैठना कि ये डी ब्लॉक की रिएक्शन है। HNO3 है, अब HNO3 की जगह NO3 माइनस दे दिया और हम आगे भाई साहब समझ के कि एसिड था, एसिडिक मीडियम में I2 कन्वर्ट हो जाएगा I माइनस में, I माइनस कन्वर्ट हो जाएगा I2 में। ठीक है, वो सब मत समझने बैठ जाना। ठीक है ना, HNO3 की अपने खुद की रिएक्शंस भी होती हैं। ठीक है, तो जब I2 के साथ रिएक्ट करता है तो इनके रिस्पेक्टिव एसिड्स बन जाते हैं। आयोडीन के साथ I2 के साथ HiO3 बन जाता है या फिर IO3 माइनस बन जाता है। कार्बन के साथ बनता है H2CO3। ठीक है, H2CO3 को ब्रेक करेंगे तो H2O और CO2 मिल जाता है हमें। अब सल्फर S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जो। ठीक है, तो इसके साथ जब HNO3 रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है H2SO4। फिर आई का हो गया, फॉस्फोरस का रिएक्ट करवाते हैं तो H3PO4। जो कॉमन एसिड्स होते हैं ना वो मिल जाते हैं। फॉस्फोरिक एसिड कॉमन है, सल्फ्यूरिक एसिड कॉमन है, कार्बोनिक एसिड कॉमन है और इसका आयोडीन का एसिड ये वाला कॉमन है HiO3 माइनस। साथ में NO2 का एमिशन होता है हर केस के अंदर, हर केस के अंदर NO2 का एमिशन होगा, सभी केसेस के अंदर। साथ में पानी निकल जाता है, उस पर ध्यान नहीं देना। तो इस तरह से वो पूछ सकता है केमिकल प्रॉपर्टीज से। अब टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक सॉल्ट लेना नाइट्रेट आयन का। ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन लेना है और एसिडिक मीडियम में इसको लेना है H2SO4 ले सकते हैं हम, NO3 माइनस और Fe+2 NO3 माइनस एंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में दैट इज +5। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, इट सल्फेट रिड्यूस, तो ये +2 से +3 में चला जाएगा और NO3 माइनस चला जाएगा NO में। यही NO हमें ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर देखने को मिलता है। अब ये NO बन गया। अब जो मिक्सचर के अंदर Fe+ था, ठीक है, इसका क्या हुआ, इसका हाइड्रेशन हो गया, इसके अराउंड वाटर मॉलिक्यूल आ गए। अब वो +2 स्टेट वाला तो ऑलरेडी पड़ा हुआ था पहले से, वो तो हमने रिएक्टेंट के तौर पे लिया था। अब कुछ Fe+2 नाइट्रेट आयन के साथ रिएक्शन करवा के NO बना देगा, अब वो NO इस कॉम्प्लेक्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और वही हमें ब्राउन रिंग की फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसका डेटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, आई थिंक 3 होते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन थी 2-3 वो इंपॉर्टेंट रहती है इसके अंदर। अब हम एलोट्रॉप्स पे आ जाते हैं। एलोट्रॉप्स पहले कार्बन के देखेंगे, फिर फास्फोरस के देखेंगे, सल्फर के भी होते हैं। ठीक है, कार्बन के देख लेते हैं। दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन मतलब वो सिमेट्रिक होते हैं, उनको जब हम कट करते हैं तो वो प्लेन सर्फेसिस बनाते हैं। जैसे डायमंड हो गया, स्मूथ हो रहता है, उसको इजीली कट कर सकते हैं हम, रफ सरफेस नहीं बनाता वो। ग्रेफाइट हो गया, जो हमारी पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट की लेड निकलती है वो भी काफी स्मूथ होती है, उसको पकड़ते हैं तो डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन, ये होता है बकमिंस्टर फुलरिन, मोस्ट कॉमन फॉर्म इसकी। तो डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन तो हमारे पास अब जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आ जाते हैं। ठीक है, ये सिमेट्रिकल एलिमेंट बनाते हैं। और अमॉर्फस टाइप के आ जाते हैं दूसरे केस में। अमॉर्फस मतलब जो रफ सरफेस बनाते हैं और पॉन कटिंग। ठीक है, तो ये अनसिमेट्रिकल रहते हैं, इसीलिए रफ सरफेसेस बना रहे हैं। अब इनके एग्जांपल्स क्या है, जितने भी बचे हैं बाकी सब, वो सब इसके अंदर एग्जांपल्स आ जाएंगे। कोल, चारकोल, लैम्प ब्लैक। ठीक है, इस टाइप से इनके एग्जांपल्स हो जाते हैं। तो ये हो गया। अब हम इन तीनों को डेप्थ में पढ़ेंगे और इन्हीं से सवाल भी आते हैं। sp, इनकी हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायमंड रहता है sp3, ग्रेफाइट रहता है sp2 और फ्लोरीन भी रहता है sp2। ये सब हम इसके स्ट्रक्चर से देख के पता चल जाएगा। ठीक है, उससे पहले मैं एक इसके ऊपर थ्योरेटिकल थोड़ा सा डेटा देना चाहता हूँ। देखो, जो ग्रेफाइट है, ठीक है, वो तो हमें नेचर में इजीली मिल जाता है, कोयले की खान, कोल भी मिल जाता है। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कोल तो कोयले की खान में मिल जाता है, बट जब करोड़ों सालों के बाद वो बहुत हाई प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर अर्थ के क्रस्ट के अंदर पड़ा रहता है, तब जाकर वो डायमंड में कन्वर्ट होता है।
इसीलिए बोलते हैं ना कि कोयले से हीरे निकलते हैं तो तराशना पड़ता है, ढूंढना पड़ा है। तो ये कहावतें ऐसी बन रखी हैं क्योंकि हम थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता होनी चाहिए, आजकल के बच्चों को पता नहीं होती। टू क्रिएट डायमंड फ्रॉम ग्रेफाइट 5000 एटीएम प्रेशर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो 5000 एटीएम प्रेशर। अब हेबर प्रोसेस के अंदर तो 200 बार होता है प्रेशर, और जो हमारा ओसवाल प्रोसेस है, ओसवाल प्रोसेस के अंदर तो बस 9 बार रहता है प्रेशर। ठीक है, बट यहाँ पर हमें 50,000 चाहिए। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल इन नेचर ही होता है। तो हम आर्टिफिशियली जो है डायमंड नहीं बना सकते, कुछ सिलेक्टेड जेम्स हैं वो बना सकते हैं। ग्रेफाइट इज sp2, ट्राइगोनल प्लेनर इज नॉट करेक्ट। अब sp2 होने के बावजूद ये ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होता, ऐसा क्यों? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल लेयर्स अटैच्ड बाय वैन डर वाल्स फोर्सेस। चलो ये बाद में देखेंगे, अब इतना डेटा काफी है फिलहाल के लिए। तो हम सबसे पहले डायमंड के ऊपर चलते हैं। जो डायमंड है sp3 हाइब्रिडाइज, इसके अंदर हमारे पास डेटा क्या दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। इन डायमंड each atom undergoes sp3 hybridization and linked to form each carbon atom by using tetrahedral geometry। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर होता है ना डायमंड का, ये 3D स्ट्रक्चर होता है। ये देखो, एक हेक्सागोनल रिंग, ये रिंग। अब दूसरी ये जो रिंग है ये उसी के साथ है। ये वाली जो रिंग है ये प्लेन से बाहर है, और ये इसके साथ भी अटैच है और इसके साथ भी अटैच है। आइए बात समझ में। इस तरह से जो डायमंड होता है वो 3D स्ट्रक्चर बनाता है। इट फॉर्म्स 3D नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम्स बॉन्डेड थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। अब जब हम बॉन्ड्स की बात करते हैं, ये दिख रहा है क्या? अगर नहीं भी दिख रहा चलो बता देता हूँ। बॉन्ड हमारे पास 3 टाइप के होते हैं मेनली, कोवलेंट, मेटालिक और वैन डर वाल्स फोर्सेस। कोवलेंट बॉन्डेड के बॉन्ड्स के अंदर क्या होता है, इक्वल शेयरिंग होती है, तो जो एटम्स है वो ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, अगर दो एटम्स थे, शेयरिंग हो रही है तो ये ओवरलैप कर जाते हैं, एक दूसरे की स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। मेटालिक बॉन्ड के अंदर वो सिंपली टच करते हैं, और वैन डर वाल्स फोर्सेस के अंदर वो दूर दूर रहते हैं। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस वीकेस्ट है और कोवलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए हम बोलते हैं कि डायमंड स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, क्योंकि इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो वो पूछ ले कि अगर कोवलेंट बॉन्ड किसके अंदर होते हैं तो डायमंड के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये 3D नेटवर्क बनाता है। अब जब हम एक चीज और आती है दिमाग में कि कोवेलेंट है, पर अगर हम कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड्स के अगर डिफरेंस देखें तो उसके अंदर तो आयनिक बहुत ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है ना, आयनिक आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो आयनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयनिक सॉल्ट्स होते हैं, उनके अंदर उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल से ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये कोवेलेंट होने के बावजूद भी इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे बना रहा है? क्योंकि इसका 3D नेटवर्क है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड तो बना ही रहा है। अब एक लेयर बनाई, दूसरी लेयर बनाई, लेयर की फॉर्म में नहीं रह रहा है, ये 3D है, एक क्लस्टर की फॉर्म में रह रहा है। ठीक है, एक नेटवर्क बना रहा है, जैसे जाल होता है ना, बुना हुआ जाल, मकड़ी का जाल। एक तो सिंपल होता है इस टाइप का वेब, ऐसे चलता जाता है अंदर। ठीक है, एक तो ये हो गया सिंपल टाइप का। एक होता है वो जो घरों में कोनों पे लगता है, बुना हुआ जाल अच्छे से गुच्छा, तो उस टाइप का नेटवर्क बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड ऑल्दो आयनिक के कंपैरिजन में वीक है, स्टिल ये इतना स्ट्रॉन्ग इसीलिए होता है क्योंकि इसका 3D स्ट्रक्चर है। तो यही एक रीजन है। अब सवाल दे रखे हैं एनसीईआरटी में, डायमंड इज कोवलेंट, स्टिल इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब ये आयनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में बोल रहा है, उसके कंपैरिजन में बोल रहा है इसका मेल्टिंग पॉइंट फिर भी हाई कोवलेंट होने के बावजूद, क्योंकि डायमंड हैज 3D स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CC बॉन्ड विच आर वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड तो है ही, बट वो 3 डायमेंशनली अरेंज्ड है। अब इसकी जो ज्योमेट्री, ये हो गया क्लियर। अब इसकी ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 रहती है, सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड रहते हैं सारे। इन डायमंड ईच एटम अंडरगोस sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, and linked to 4 other carbon atoms by using tetrahedral geometry। sp3 है, ठीक है, स्टिल sp3 है इसीलिए टेट्राहेड्रल है। बट जो ग्रेफाइट होता है वो होता है sp2 है, तो उसको क्या होना चाहिए, ट्रायंगुलर प्लेन होना चाहिए, बट वो ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है, हेक्सागोनल रहता है।
ये जो स्ट्रक्चर बना रखे हैं देखो, हेक्सागन का स्ट्रक्चर बन रहा है। हेक्सा मतलब 6, और देखो 6 वर्टिसेस हैं एक रिंग के अंदर, ठीक है ना। तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक एक्सटेंडेड कोवलेंट बॉन्ड, देयरफॉर डायमंड इज हार्डेस्ट। तो डायमंड का एक कैरेक्टर पता चल गया हमें कि वो हार्डेस्ट रहता है, ठीक है। ऐसे इन दोनों के भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, ग्रेफाइट और फुलरीन के, ठीक है, जो कि क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर के अंदर। कोल, चारकोल, लैम्प ब्लैक, ये सारे मॉर्फस रहते हैं। अब हमने डायमंड के बारे में देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं ग्रेफाइट की तरफ। जो ग्रेफाइट है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। In graphite, each carbon in hexagonal ring undergoes sp2 hybridization. अब ये हेक्सागोनल रिंग्स की फॉर्म में पड़ा हुआ है, ठीक है। ऑल्दो sp2 है, sp2 होने के बावजूद भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहा है, जबकि sp2 है तो इसको ट्राइगोनल पेयर बनाना चाहिए था। डायमंड sp3 था तो ये टेट्राहेड्रल बना रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। बट ये sp2 है तो उसको स्क्वायर पेयर होना चाहिए था, बट ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहा है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर हमने हेक्सागोनल रिंग बोले हैं। sp2 hybridization and makes 3 sigma bond with 3 neighboring carbon atoms, ठीक है। 3 तो सिग्मा बॉन्ड बना लिए और 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो चौथा बॉन्ड कहाँ बनाया, तो चौथा पाई बॉन्ड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स अ पाई बॉन्ड। अभी जो पाई बॉन्ड है ना, ये डीलोकलाइज हो जाता है, ठीक है, ये डीलोकलाइज हो गया, ठीक है, डीलोकलाइज तो हो गया, बट यहां पर नहीं हुआ, इस तरह से नहीं हुआ, जिसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, ठीक है। ये रीजन नहीं हुआ इसका। ये क्या हुआ कि एक लेयर थी ग्रेफाइट की, इसके नीचे दूसरी लेयर थी, तो ये लेयर से बीच में डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, लेयर से ऊपर डिस्प्लेस हो गया। इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल एंड देयरफॉर ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चौथा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बट वो डीलोकलाइज हो जाता है लेयर्स के बीच में टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हम बोलते हैं जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और एक चीज और, अब अगर चौथा बॉन्ड है तो अंडरस्टूड है कि जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ऑब्वियसली कम हो जाएगी, ऑल्दो कि हम कह रहे हैं कि लेयर्स के बीच में डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है, बट स्टिल कुछ ना कुछ पार्शियल डबल कैरेक्टर तो आएगा ही आएगा। अब इसके ऊपर देख लेते हैं, ग्रेफाइट हेक्सागोनल रिंग बनाता है, और जो sp2 है, sp2 होने के बावजूद हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। 3 सीमा बॉन्ड होते हैं, एक पाई बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होता है ओवर द होल शीट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल देयरफॉर ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, बट डायमंड कंडक्ट नहीं करता। ग्रेफाइट इज यूज एज लुब्रिकेंट। अब लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है, क्योंकि देखो जो ग्रेफाइट है उसकी लेयर्स होती हैं, ठीक है, वो 3D स्ट्रक्चर भी नहीं बनाता, उसके अंदर क्या होता है, लेयर्स होती हैं, 2D लेयर्स होती हैं। उनको जो 2D लेयर्स है वो आपस में अट्रैक्टेड होती हैं थ्रू वैन फोर्सेस। अब वैन फोर्सेस वीकेस्ट फोर्सेस है, ठीक है, तो ये एक जगह पर नहीं रहती है, स्लिप हो जाती है, फोर्सेस इतनी वीक है कि स्लिप हो जाती है, स्लिपरी है, इसलिए इसको हम ड्राई लुब्रिकेंट के तरह यूज करते हैं। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट, मोरओवर ड्राई लुब्रिकेंट। ड्राई वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूछ सकता है कि ड्राई लुब्रिकेंट कौन सा है, ठीक है, लुब्रिकेंट तो हमारे पास बहुत सारे हैं, बट हमारे पास ड्राई लुब्रिकेंट कौन सा है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट, ठीक है, बिकॉज इट इज सॉफ्ट एंड सिंपली ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस बिटवीन द लेयर्स। अब ग्रेफाइट जो है ये थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल रहता है। ग्रेफाइट जो सॉरी मैं क्या बोल गया, रिवाइंड फिर से स्टेटमेंट दे रहा हूँ। जो डायमंड है, डायमंड तो सबसे हार्डेस्ट, ग्रेफाइट जो है सबसे स्टेबल है, ठीक है। अब वो क्यों है, वो जब हम इन दोनों कंपैरिजन देख लेंगे तब समझ आएगा हमको। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, फुलरीन। फुलरीन 360 भी हो सकता है, 370 भी हो सकता है, ठीक है। 360 मतलब कार्बन 60 कार्बन एटम्स है उसके अंदर। ये क्या करता है, ये भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी सेम है इसके जैसा, ठीक है, बट इसमें क्या होता है, इसका भी स्ट्रक्चर हेक्सागोनल, इसका भी स्ट्रक्चर हेक्सागोनल, सेम जो यूनिट्स हैं दोनों की सेम है, क्योंकि दोनों sp2 हाइब्रिडाइज हैं, दोनों के दोनों sp2 हाइब्रिडाइज हैं, ग्रेफाइट और फुलरीन, इसीलिए इनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है
ठीक है, वो हेक्सागोनल रहती है। इसके अंदर क्या होता है कि वो लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, उसमें क्या होता है वो एक टाइप से बॉल बना लेती है। ठीक है, एनसीईआरटी में हमारे पास इसका स्ट्रक्चर भी बना रखा है, ये रहा, ये बॉल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब हम डिफरेंस देखते हैं। इसके अंदर क्या था, जो चौथा इलेक्ट्रॉन था, दोनों sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, तो 3 बॉन्ड बनाएंगे और चौथा पड़ा रहेगा ऐसे। इसके अंदर क्या था, जो चौथा बॉन्ड था पाई बॉन्ड, वो बिटवीन द लेयर्स डीलोकलाइज हो गया था टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर क्या होगा, वो मॉलिक्यूलर और बाइटल के अंदर ही डीलोकलाइज हो जाएगा। इसके अंदर क्या हुआ था, डीलोकलाइज हुआ था ओवर द होल शीट। इसके अंदर क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा कहां पर, डीलोकलाइज रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों बोला है, क्योंकि मान लो हमारे पास ऑर्बिटल है, ठीक है, मान लो पी ऑर्बिटल है। अब हमारे पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन से मान लेते हैं, ठीक है। तीसरा था हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन, इन्होंने तो बना लिया बॉन्ड, तो ये क्या होगा, ये इनमें ही ऐड हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, और बाइटस के अंदर ही ऐड हो जाएगा। और बाइटस के अंदर ऐड हो रहा है मतलब बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर लाके देगा। आई बात समझ में? तो ये एक टाइप से रेजोनेंस एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है। जब रिंग हो जाएगी, ठीक है, कार्बन की, और जो हमारा बेंजीन होता है वो भी तो ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो ये भी सारे पार्शियल डबल बॉन्ड बना लेंगे, जिसकी वजह से एरोमेटिक हो जाएगा। अब अपने पॉइंट पर आते हैं कि जो ग्रेफाइट है वो सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होता है। फुलरिन में भी तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, उसके अंदर भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ये थर्मोडायनामिक सबसे स्टेबल रहता है क्योंकि इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, यही रीजन है, इसका और कोई रीजन नहीं है। अब फुलरिन की तरफ बढ़ते हैं। ये सब देख लिया था। 360 वाला जो होता है उसको हम बकमिंस्टर फुलरिन कहते हैं। ठीक है, 360 वाले के अंदर टोटल 32 रिंग्स होती हैं, जिसमें से जो 12 रिंग्स हैं वो 5 मेंबर रिंग्स होती हैं। ठीक है, और जो 20 रिंग्स है रिमेनिंग, टोटल 32 थी, 12 रिंग्स में तो 5 मेंबर्स हो गए, मतलब वो पेंटागनल है। बाकी की बची हुई 20 हेक्सागोनल होगी क्योंकि इसके अंदर 6 मेंबर रह गए। ठीक है, तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वो इस तरह से पूछता है कि जो लेस मेंबर्ड रिंग है वो लेस इन नंबर है, और जो मोर मेंबर्ड रिंग है वो मोर इन नंबर है। ठीक है ना, तो 5 वाली कम है और 6 वाली ज्यादा है। अंडरस्टूड भी सही है, 5 की वैल्यू कम होती है 6 से, तो 5 वाली जो रिंग्स है वो कम होगी, 6 वाली रिंग्स होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, टोटल 32 रिंग्स थी, 12 5 मेंबर्ड होगी, 20 6 मेंबर्ड होगी। ये भी sp2 है और ये एरोमेटिक है। ठीक है, बट ये जो है ये एरोमेटिक नहीं होता। इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, शीट के ऊपर स्प्रेड हो रहा है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में हेल्प नहीं कर रहा चौथा इलेक्ट्रॉन। वो क्या कर रहा है, वो एरोमेटिक कैरेक्टर प्रोवाइड कर रहा है उसको। ठीक है, दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका स्ट्रक्चर भी हेक्सागोनल है, इसका स्ट्रक्चर भी हेक्सागोनल है। ठीक है ना, हेक्सागोनल के साथ पेंटागोनल भी आ गया। फुलरीन आर द ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। अब इन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर ये क्या करता है, ये बॉल बना लेता है, तो इसके पास कोई फ्री एंड नहीं बचता। अब ये लेयर्स हैं, तो लेयर्स ऊपर, अब सबसे ऊपर वाली लेयर के ऊपर वेकेंट स्पेस है तो वो ऊपर किसी से बॉन्ड बना सकता है, सबसे नीचे वाली लेयर से भी नीचे वेकेंट स्पेस है तो वो नीचे से भी बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, ये भी बना सकता है, बट इसने तो आपस में ही बॉन्ड बना लिए, इसके सारे फ्री एंड्स ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो ये प्योरेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों, क्योंकि किसी के साथ और के साथ कॉम्प्लेक्स बना ही नहीं सकता है। इस आर्टिकल में देखो क्या लिखा हुआ है, free ends on diamond and graphite can be free, where some other compounds can be attached.
बट इन फुलरीन ड्यू टू कंप्लीट रिंग, अब ये कंप्लीट रिंग बना चुका है, ठीक है, its valency is complete so cannot bind to another compound, hence considered as purest form. अब हमारे पास मेजर डिफरेंसेस आ गए तीनों के अंदर, ऑल्दो हमने इसको कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, स्टिल आ गया, बट फिर भी एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देख लेंगे। 660 molecule has a shape like soccer ball and called Buckminster fullerene, तो 660 वाला है, इसका नाम है Buckminster fullerene। सॉकर अभी बॉल का स्ट्रक्चर दिखा दिया था मैंने एनसीईआरटी से। 6 member rings is fused with 6 member rings, ठीक है, ये कहना चाह रहा है जो 6 member रिंग है वो 6 member रिंग से भी फ्यूज कर सकती है और 5 member रिंग से भी फ्यूज कर सकती है, बट जो 5 member रिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 5 member रिंग से ही फ्यूज कर सकते हैं, 6 member रिंग से फ्यूज नहीं कर सकती, ठीक है ना। जैसे कंप्यूटर की बात करते हैं, अब जो हायर विंडो है, जो बढ़िया कंप्यूटर है उसके अंदर छोटी विंडो पे चल जाएगी, बट जो छोटा कंप्यूटर है उसके अंदर बड़ी विंडो नहीं चल सकती, आगे बात समझ में। इसीलिए जो 5 member रिंग है वो बड़े वाले से कंबाइन हो सकता है, बट जो बड़ा वाला है वो 5 member रिंग से भी कंबाइन हो सकता है, 6 member रिंग से कंबाइन हो सकता है, तो ये जो स्टेटमेंट है ट्रू फॉल्स की तरह आ सकती है। ये जो 6 member रिंग है इट इज फ्यूज्ड विद बोथ 6 member रिंग्स एंड 5 member रिंग्स, बट जो 5 member रिंग है कैन ओनली फ्यूज विद 5 member रिंग्स, 6 member रिंग के साथ वो फ्यूज नहीं कर सकती। Each carbon atom forms 3 sigma bond with other 3 carbon atoms. The remaining electron at each carbon is delocalized in molecular orbitals. ठीक है, बॉन्ड पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर ले आता है, which in turn gives aromatic character. ठीक है, क्योंकि वो रिंग बना चुका है और रिंग में पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो एरोमेटिक हो जाता है, ठीक है। अब देखो जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में कोई भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, तो ग्रेफाइट में क्या होता है, जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 154 पिकोमीटर दे रखी है, ठीक है, 154। अब ग्रेफाइट में जो इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्शन भी कर रहे हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी लाके दे रहे हैं, तो कंडक्शन में कंट्रीब्यूशन की वजह से जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इनके अंदर वो कम आ पा रहा है, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी इससे तो कम ही होगी, ठीक है। कितनी दे रखी है इसकी, ग्रेफाइट की दे रखी है 141, ठीक है, बट वो फुलरीन से कम नहीं हो सकती क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पार्शियल डबल बॉन्ड के अंदर ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फुलरीन की इन्होंने दे रखी है 138, ठीक है, इसीलिए अब जो मैंने बताया वो सेटिस्फाइड है। और जो इसका C60 होता है इसके अंदर 60 वर्टिसेस रहते हैं, ठीक है ना, बॉल बना रहा है 60 वर्टिसेस रहेंगे, 6 मेंबर हेक्सागोनल पेंटागोनल रिंग्स हैं, ऐसे सारे कंबाइन हो रहे हैं, बीच में से तो होल ही है, तो बाहर जितने भी वर्टिसेस हैं वो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गए, 60 में 60 कार्बन एटम्स होते हैं तो 60 मेंबर रिंग हो, 60 वर्टिसेस हो गए उसके। तो ये हमने इसके बारे में विस्तार में पढ़ लिया, अगली वीडियो में जो मेजर पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको कवर कर लेंगे और इनको पढ़ने से उन्हीं में से सवाल आते हैं। फिलहाल के लिए इतने काफी।